हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस वीडियो में मैं एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जो कि गेट 23 के लिए होगी। ऑलरेडी मैं गेट 23 और 24 के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बना चुका हूं। सब का मैंने जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको 1% भी इंप्रूव कर सके वो सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं और उन सारे वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए और साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिंक डाल दिए। जो लोग नहीं विजिट करें तो प्लीज उनको एक एक बार जरूर देखिएगा। सारे इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें मेरी 3 में एक्सपर्टी उनके वीडियो मैंने डाल रखे हैं। इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, क्योंकि गेट एक में ऑलरेडी बताता हूं बार बार कि बहुत वर्सेटाइल एग्जाम में इसमें अपियर होने वाला स्टूडेंट था। इसकी प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट तो सेकेंड ईयर से भी होता है, फर्स्ट ईयर से भी होता है, जॉब वाला भी होता है, बट इसको एग्जाम देने वाले आजकल थर्ड ईयर वाले भी हैं, फाइनल ईयर वाले भी हैं, 4-5 साल ड्रॉप वाले भी हैं, जॉब के साथ भी देने वाले हैं। तो बहुत सारा क्राउड है गेट एग्जाम में अपियर होने वाला। उन सब के लिए मैं, क्योंकि मार्च लगभग एंड होने वाला है, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, तो अप्रैल से लगाकर फरवरी तक एक स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। और ये आइडियल इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी स्टडी प्लान मैं कितना भी दे दूं यहां पे, थोड़ा बहुत मिसमैच तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और वो होता भी जनरली, कोई भी चीज हम कोई भी प्लान बनाते हैं उसमें हर्डल्स आते हैं, फिर उस तरीके से नहीं होता। बट मैं जो प्लान बता रहा हूं उसका आपने 70-80% भी अगर फॉलो कर लिया तो आप एग्जाम में, गेट एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक लेके आ जाएंगे। क्योंकि देखिए, गेट एग्जाम आज की तारीख में इंफॉर्मेशन की इस दुनिया में, जहां पर डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें बहुत तरह तरह की चीजें, तरह तरह की इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो ओवर इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए कई बार घातक हो जाती है। क्योंकि हमारा फिर सिलेक्शन सही नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है, उसमें से किस चीज को एडॉप्ट करें। पता चले ढेरों में, यहाँ पे हमारे टाइम पे जब प्रिपरेशन करते थे तो एक टॉपर का एक ही इंटरव्यू होता था, उसी का सुनते थे हम लोग, या फिर कई बार वो इंटरव्यू भी नहीं होता था, कई बार टीचर ही बताते थे। बट आज की तारीख में हर वेबसाइट पे, कोई भी यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो अलग अलग टॉपर का अलग अलग स्ट्रेटेजी है। कुछ स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे, फिर मन नहीं लगा, फिर इसको फॉलो करेंगे, कुछ मन नहीं लगा, इसको फॉलो करेंगे। आप अपने आप को जानो। और मैं आपको इस वीडियो में अंत तक बहुत ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि प्रिपरेशन के लिए बहुत ही सामान्य सी चीजें, बट उसको ओवररेटेड करके बताया जाता है आपको, ठीक है। चलिए, तो 1 बाय 1 में आपको स्टार्ट करूंगा वीडियो तो, बट उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। एक गेम का नाम आपने सुना होगा, क्रिकेट, है ना, जो कि अभी आईपीएल भी चल रहा होगा, इससे मिलता जुलता है ना, क्रिकेट ही होता है आईपीएल के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग इस गेम के बारे में हो सकता है नहीं जानते हो, माफ करिएगा, बट इससे मिलता जुलता जो भी टीम वर्क वाला गेम आप जानते हैं उससे इस एग्जांपल को आप रिलेट कर लेंगे तो मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। बट मैं जानता हूं कि 80-90% जनता क्रिकेट के बारे में जानती है। मैं आपसे पूछूं कि अगर क्रिकेट का सबसे फेमस इवेंट अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? सर, वर्ल्ड कप, है ना। कौन सा वाला? 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप ट्रॉफी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्रिकेट में सबसे बड़ा जो इनाम मिलता है वो 4 साल में जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप को माना जाता है, ठीक है। बट आज की तारीख में बहुत सारे अलग अलग इवेंट, बहुत सारे फ्रेंचाइजी क्रिकेट चालू हो गए हैं, आईपीएल जैसे उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यहां पर वर्ल्ड कप हमने, है ना, बाकी आईपीएल वगैरह किसी को नहीं लिया है, वर्ल्ड कप को एक सबसे बड़ा ट्रॉफी माना है। मैं आपसे बोलूं कि इस वर्ल्ड कप को जीतना है तो कई सारे देश, कई सारे तो वैसे क्रिकेट खेलने वाले देश तो बहुत लिमिटेड है, कई सारा बोलना भी यहाँ पे सही नहीं है। तो इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए कितने प्लेयर की जरूरत पड़ती है मैदान पे? आप बोलेंगे सर 11 प्लेयर की जरूरत पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो मैदान के ऊपर तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं। मैदान के ऊपर क्या होते हैं? ये 11 खिलाड़ी होते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि ये 11 खिलाड़ी ऐसे चुनने हैं हमें कि ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा के लेके आ जाए। तो हम सिलेक्शन कैसे करते हैं? हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है कैसा होगा कि इन 11 खिलाड़ियों का, देखिए, अगर इस वर्ल्ड कप को जीतना है, छोटा सा एग्जांपल आप समझिए, इस वर्ल्ड कप को अगर हमें जीतना है तो इन 11 खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। ऑन पेपर तो आप बोलेंगे हाँ 11 खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बात बताओ कि इन 11 प्लेयर में से मात्र ये 2 प्लेयर बहुत अच्छे हो और बाकी के घूस खिला के किसी को भी डाल दो, तो क्या ये वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे, या सिर्फ 2 खिलाड़ी अगर अपना 100% दे दे और बाकी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करे, तो क्या वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? क्या नहीं जीत सकते हैं। कोई भी, चाहे मैं क्रिकेट की बात करूं, चाहे कोई भी टीम जिसमें टीम वर्क लगता है, वैसा कोई भी गेम हो, उसमें बिना सबके कंट्रीब्यूशन के कोई भी ट्रॉफी, कोई भी बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती जा सकती है।
अच्छा, ये बात अलग होगी कि हो सकता है इनकी कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज डिफरेंट हो। सपोज करिए आपने देखा कि ये जो दो खिलाड़ी ये अपना 100% दे रहे हैं, ये जो दो खिलाड़ी इन्होंने 90% दिया अपना, ये जो दो बॉलर है बेस्ट बॉलर हमने चुने ये भी अपना 90% दे रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में ये अपना 80% दे रहे हैं। हमने देखा कि ये एक प्लेयर है ये थोड़ा सा कम खेलता है 60% ही दे रहा है। ये दो प्लेयर है ये हमने देखा कि ये 40% का भी कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज डिफरेंट हो सकता है। कोई प्लेयर अपना 100% कमिटमेंट दे रहा है और कोई प्लेयर हो सकता है कि 40%, 50%, 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट कंट्रीब्यूशन जरूरी है तभी ट्रॉफी आएगी। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं सर एक आध प्लेयर तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करे। अरे बिल्कुल कैसे, फील्डिंग तो करेगा ना। अगर वही एक फील्डर अगर मिसफील्ड कर देगा बार बार तो वही लूप होल बन जाएगा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं आएगी। तो इन 11 प्लेयर का कंट्रीब्यूशन, सबसे पहली चीज, कोई भी बड़ी ट्रॉफी लानी है, कोई भी ऐसा गेम जिसमें टीम वर्क लग रहा है, उसमें सभी खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। दूसरा चीज, हो सकता है कंट्रीब्यूशन, अब अच्छा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई हर प्लेयर से, जैसे हमारे टॉप 2 प्लेयर है तो उन प्लेयर के जितना कमिटमेंट, जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके लेवल का हर खिलाड़ी बने। बट हाँ, उनका अगर 100% है तो कोई 90, 60, 70, 80 थोड़ा सबका अपने अपने लेवल का जितना भी उनका बेस्ट हो सकता है उतना कंट्रीब्यूट कर दिया तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे जेब में होगी, जो कि 2011 में आई भी थी। ठीक है, उसके बाद से 50 ओवर्स में हमारे पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं है। जैसे आप अभी बहुत सारे लोग ऐसा अगर करते हो तो प्लीज करना बंद कर दीजिएगा कि ड्रीम 11 की जो टीम बनाते हैं ना उसमें भी हम क्या करते हैं, बेस्ट 11 चूज करते हैं ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा इनकम बने, है ना। ड्रीम 11 मैंने आज तक नहीं बनाई है, बट एडवर्टीजमेंट में इस तरीके से बनाया जाता है कि आज का पूरा युवा बिल्कुल ड्रीम 11 की उस पर बनाया हुआ है। तो प्लीज आप अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वहां मत करिएगा। ये शॉर्ट टर्म वाली जो चीजें होती हैं भविष्य के लिए बहुत घातक है। इस एज में हमारा भविष्य बनाने का टाइम है, ड्रीम 11 की टीम बनाने का नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जिस तरीके से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए 11 प्लेयर का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, सिमिलरली गेट एग्जामिनेशन में अगर आपको बहुत अच्छा रैंक लेके आना है, एकदम गुड रैंक लेके आना है, गुड रैंक का मतलब क्या होता है, आप तकरीबन अंडर 300 आए, अंडर 300 आए, दैट इज अ गुड रैंक। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। और ये देखिए 2023-2024 साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में हमारे जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। इसीलिए 2023 में इलेक्शन के एक साल पहले हो सकता है कि बहुत सारे पीएसयूज में वैकेंसी निकले, क्योंकि हमारे यहाँ 5 साल में जो भी आम चुनाव होते हैं उसके पहले कोई ना कोई बड़ी वैकेंसी जरूर निकलती है। तो आपके लिए गेट 23 उस महीने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी अगर आपको गेट एग्जामिनेशन में अच्छा रैंक लाना है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो सकता है 11 नहीं रहे, किसी में 10 सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से, जैसे यहां पर क्रिकेट में प्लेयर थे, यहां पर क्या है, ये आपके सब्जेक्ट से, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। और ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट किसी ब्रांच में हो सकते हैं कि 10 हो, किसी में 11 हो, किसी में 12 भी हो सकते, किसी में 13 भी हो सकते, किसी में 14 भी हो सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे को अगर मैं काउंट करूं तो 14 तक भी जा सकते, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमारे वहां प्लेयर थे वैसे यहां पर हमारे क्या है, सब्जेक्ट से। और मोटा मोटी आपके लगभग 10 11 12 सब्जेक्ट ही होते हैं, फिर भी मैंने 13 14 लिख दिया, हो सकता है क्योंकि ये जनरल में बना रहा हूं वीडियो। सिविल वाले स्टूडेंट अगर देखेंगे तो उनको 14 सब्जेक्ट के आसपास है। इलेक्ट्रिकल ईसी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देखेंगे तो उनको बहुत कम सब्जेक्ट है, 9-10 सब्जेक्ट ही है। इलेक्ट्रिकल वाले 12 पे जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी 12-13 तक जाते हैं क्योंकि अब उनका सिलेबस चेंज हुआ था। तो हमें पता है कि जैसे हमारा ये जो सारे सब्जेक्ट है, तो गेट में अगर अच्छा रैंक लाना है तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है, पहली शर्त, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है तभी अच्छा रैंक आएगा, ये पहली शर्त है। हाँ, ये बात अलग है कि हमको लगता है कि यार ये 4 सब्जेक्ट बहुत ही हाईली वेटेज है, इनका हाईली वेटेज रखते हैं अगर ये, तो इनको अच्छे से पढ़ना है हमें। ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, ये थोड़े से लो लेवल के हैं, ठीक है, लो लिस्ट लेवल के हैं, ये थोड़े से मीडियम लेवल के हैं। तो उस तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा पढ़ाई करने का। तो हम भी टाइम भी हर सब्जेक्ट को उसी के अकॉर्डिंग देंगे, जो हाईली वेटेज है उसको ज्यादा टाइम देंगे, थोड़े से लिस्ट वेटेज वाले को थोड़ा सा कम टाइम देंगे, कंपैरेटिवली मीडियम वाले को ठीक ठाक टाइम देंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है, इन सारे सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन अगर होता है तो ही गेट एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये बात तो रही
जनरल आप लोगों के लिए जो सारी ब्रांचेस के लिए यूजफुल थी। अब मेरा जिसमें एक्सपर्टी इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए मैं बताऊंगा और बाकी ब्रांचेस के लिए भी बताऊंगा स्पेशली कि आपको ये जो सब्जेक्ट्स है वो किस तरीके से मैनेज करना है फ्रॉम दी अप्रैल टू फरवरी मंथ। ठीक है, अप्रैल से लगा के फरवरी तक कैसा स्टडी प्लान होना चाहिए सारी ब्रांचेस के लिए बना रहा हूं मैं अभी, और फिर मैं डिटेल वर्जन इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन का बताऊंगा। तो देखिए गाइस, अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल चालू होने वाला होगा, ये वीडियो रिलीज हो रहा होगा तो लगभग अप्रैल लग चुका होगा। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने गेट दिया होगा, कुछ का अच्छा स्कोर आया भी होगा और वो लगभग एनआईटी या लोअर आईआईटी की तलाश में अपनी काउंसलिंग में भी बिजी होंगे। ठीक है, मैं मानता हूं, बट अपना साथ में प्रिपरेशन पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एक बार देने में क्या जा रहा है, एक बार और ट्राई करके अच्छे से दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा जितना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतना रिजल्ट नहीं आया होगा, तो प्लीज डिमोटिवेट मत होइए। और खासकर फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में अगर आपका थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट अगर 2500, 3000, 4000, 5000 रैंक भी लेके या क्वालिफाई भी किया है अगर आपने थर्ड ईयर में रहते हुए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इतने बड़े कॉम्पिटिटिव में, इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, भारत में एक बहुत बड़े एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई भी होते हैं अगर थर्ड ईयर में, तो ये बड़ी बात है। आप पे कुछ ना कुछ है तभी आप क्वालिफाई हुए हैं। तो प्लीज अगले साल के लिए बहुत बेहतर करिए और उसके लिए प्लान सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। ठीक है, तो ये मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल मैसेजेस आए कि सर क्या प्लान रखें क्या नहीं रखें, तो एक मैं स्टैंडर्ड प्लान बताता हूं। आपको क्या करना है, अप्रैल, मई और जून में जितने भी बेसिक सब्जेक्ट थे वो खत्म करना है। बेसिक सब्जेक्ट्स को आपको फिनिश करना है। बेसिक सब्जेक्ट्स में उनको बोलता हूं जो पढ़ने में आसान भी हो और जिनका वेटेज 5-6 नंबर से ज्यादा का हो। जो पढ़ने में आसान भी हो और जिनका वेटेज 5-6 नंबर, 5 से लगा के 10 नंबर की कैटेगरी में रहता है, उन सब्जेक्ट को मैं बेसिक सब्जेक्ट मानता हूं। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में आपको ये सब्जेक्ट्स फिनिश करना है। अभी अपने अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग अपने अपने सब्जेक्ट चूज करिएगा। इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैं बताऊंगा कि बेसिक सब्जेक्ट की कैटेगरी में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, बाकी सिविल और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है तो वो अपने बेसिक सब्जेक्ट, मैंने मार्क्स की एक वेटेज वाली रेंज बता दी है, बाकी आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में सर लोगों ने बताया होगा कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज का। ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने और भी क्रूशल है। इसमें आपके कोर सब्जेक्ट फिनिश होने चाहिए। कोर सब्जेक्ट, ठीक है, कोर सब्जेक्ट का मतलब है सबसे हाईली वेटेज, इंपॉर्टेंट भी, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मार्क्स वेटेज वाइज भी सबसे ज्यादा हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट से। तो ये बेसिक सब्जेक्ट से क्या होगा, आपको एक पढ़ने का रिदम मिलेगा, एक इजी चीजें पढ़ लोगे, थोड़े 4-5 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस फील होगा। उसके बाद कोर्स सब्जेक्ट जब स्टार्ट करोगे तो इसका जो कॉन्फिडेंस होगा ये पढ़ने में और सहूलियत महसूस होगी। और आपके जो मशीन है, दिमाग भी क्या एक मशीन है, इसको चलने के लिए ये भी क्या होगा, ये मोमेंटम में आ चुकी रहेगी। जब आप 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो ये कोर सब्जेक्ट पढ़ते टाइम पे मोमेंटम में रहेगा आपका दिमाग, तो आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा रहेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको क्या करना है, अपने कोर सब्जेक्ट खत्म करना है। उसके बाद आता है अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर में आपको क्या करना है, 2 चीजें करना है यहां पे। एक तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में अपीयर भी होना है। अब पूरा दिन तो टेस्ट दोगे नहीं, जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें जो लिस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट थे वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। लिस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट, जैसे आपने पूरे दिन भर में अगर 1-2 घंटे आपने टेस्ट दे दिया सब्जेक्ट वाइज, तो बचा हुआ टाइम उसको एनालाइज भी कर लिया 3 घंटे, चलो मान लो, तो बचे हुए टाइम में जो लिस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दिसंबर में क्या करना है आपको, दिसंबर वाले मंथ में प्योरली आपको टेस्ट सीरीज में लग जाना है। टेस्ट सीरीज प्योरली। अब कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं तो मानता हूं एक टेस्ट सीरीज भी कायदे से दे दोगे, दैट विल बी सफिशिएंट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बट बहुत सारे जो रिपीटर्स हैं, ड्रॉपर्स हैं, जिनके पास टाइम है तो 2 टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, बट वो भी टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा मत दीजिए, आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एक टेस्ट सीरीज इनफ है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम हो तो 2, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, टेस्ट सीरीज करना है आपको कौन सा वाले मंथ में, दिसंबर वाले मंथ में फुल्ली टेस्ट सीरीज, प्लस
आपके शॉर्ट नोट परफेक्ट हो जाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए हैं, वैसे तो आप सब्जेक्ट पढ़ते टाइम पे भी शॉर्ट नोट बनाओगे, बट हो सकता है दिसंबर में टेस्ट देते देते, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते देते शॉर्ट नोट्स में और भी चीजें एडअप हो, वो भी आपको ऐड करना है। बट ज्यादातर टाइम आपका हर दिन टेस्ट देना है, मतलब दिसंबर वाले मंथ में हो सकता है एक दिन में 2 टेस्ट भी देना पड़े तो दीजिएगा। टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें दिसंबर में करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जनवरी वाला जब मंथ होगा, जनवरी वाले मंथ में आपको मॉक टेस्ट देना है। देखिए, नॉर्मल जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं और मॉक टेस्ट में ये डिफरेंस होता है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं, इक्विवेलेंट टू गेट के इक्विवेलेंट बनाए जाते हैं। इस वजह से कॉन्फिडेंस गेन, क्योंकि ये महीना जो है ये कॉन्फिडेंस गेन करने का टाइम है। तो यहां पर मैं बोलूंगा आप 15 to 20 मॉक टेस्ट दीजिएगा और बचे हुए टाइम अल्टरनेट डेज में, है ना, रोज नहीं देना, अल्टरनेट डेज में भी दे सकते हैं। और साथ में आप रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और जो टेस्ट का जो एनालिसिस है उसको बहुत बढ़िया करेंगे। और ज्यादातर रिवीजन जो है, इसके ऊपर अभी मैं थोड़ी सी डिटेल बात करूंगा, ये आपकी प्रिपरेशन की बैकबोन है। क्योंकि हम हमेशा क्या होते हैं ना, सब सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं, अरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में, सिलेबस कंप्लीट करके क्या अचार डालोगे उसका? जितने भी गेट में अपीयर होते हैं स्टूडेंट, वो सभी सिलेबस कंप्लीट करके ही जाते हैं, बट रैंक कुछ का ही क्यों आता है? सिलेबस कंप्लीट करना हमारा एम नहीं है। हमारा एम है उस 3 घंटे के एग्जाम में हमें जो भी चीजें लग रही है वो याद रहे, वो याद रहे। इसलिए मैं बोलता हूं एक आध सब्जेक्ट अगर आप छोड़ के भी जा सके, मैं पहली चीज तो बोलूंगा सब्जेक्ट कोई भी नहीं छोड़ना है। हाँ, किसी सब्जेक्ट में सिलेक्टिव होके कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, बट आप रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ के जाओगे। सिलेबस कंप्लीट, अरे सिलेबस कंप्लीट करके क्या करोगे? सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब समझते हो? सिलेबस कंप्लीट तो आप एग्जाम दे के और अच्छा रैंक लेके आ जाओगे, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा यार ये छूट गया है ना। तो सिलेबस कंप्लीट का मतलब है कि आप प्रॉपर रिवीजन के साथ में चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, वो सिलेबस कंप्लीशन होता है। ठीक है, चलिए। और फरवरी में तो गेट एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका। फरवरी में क्या हो जाएगा? गेट का एग्जाम हो जाएगा और मार्च में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लिटरली आपको विश्वास नहीं होता, सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, है ना, तभी दुनिया भरोसा करेगी। पहले खुद में बिलीव लेके आओ, एक विश्वास लेके आओ कि हाँ मैं कर सकता हूं। और आप जैसे लोग ही रैंक लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि आसमान से कोई दूसरा टपकता है, हम ही चीजें बदलते हैं। आप एक महीना 2 महीना जब सिंसियरली पढ़ाई करोगे तो फर्क साफ दिखेगा। आपको अपने मोमेंटम को बनाए रखना है और ईमानदारी से पढ़ाई करते हुए इस प्लान को फॉलो करना है। बाकी ऊपर वाला सब देखता है, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। हो सकता है एक बार अच्छा रिजल्ट नहीं आया, दूसरे बार बहुत अच्छा आएगा, या फिर क्योंकि देखिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल, क्योंकि 2023 का स्कोर कार्ड बहुत सारे पीएसयू का दरवाजा खुलने वाला है, क्योंकि 24 में इलेक्शन है और इलेक्शन में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस वजह से वैकेंसी आएगी ही आएगी 23 में, तो आपको अपना प्लान तैयार रखना है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा मेरा पूरा जितनी भी ब्रांचेस है जनरलाइज प्लान है सभी ब्रांचेस के लिए। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा जो डिफरेंट ब्रांच से बिलोंग करते हैं। अब आइए मैं इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 कैटेगरी बता देता हूं। देखिए, बेसिक सब्जेक्ट में आपको नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल, सिग्नल एंड सिस्टम, मैथमेटिक्स और ये एनालॉग पे स्टार बनाया है। कुछ लोग चाहें तो इसको बेसिक में भी खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज इसको दूसरी जगह भी आप खत्म कर सकते हैं। एनालॉग अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एनालॉग को फिनिश कर सकते हैं, अदरवाइज इसको दूसरी जगह भी ले सकते हैं। बट आपका नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल, सिग्नल, मैथमेटिक्स ये तो खत्म होना ही होना चाहिए आपका बेसिक सब्जेक्ट में। दूसरा है कोर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, जो कि हाईली वेटेज वाला होता है, तो इलेक्ट्रिकल में मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों के तीनों मैंने ही पढ़ाए हैं आपको इजी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, और इसमें मैंने तीनों मिला के तकरीबन 900 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। और इतने न्यूमेरिकल्स इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप जितने मैंने इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल कराया वो सफिशिएंट है, उसी को 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे। अभी आऊंगा मटेरियल, स्टडी मटेरियल क्या चाहिए रहता है। ईसी के लिए ईडीसी, ईएमएफटी, कम्युनिकेशन और एनालॉग, क्योंकि देखिए ईसी का सिलेबस बहुत कम है, क्योंकि इनके लिए लिस्ट वेटेज की जब बात करूंगा तो मात्र एक ही सब्जेक्ट आएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत छोटा न्यूली एडेड सब्जेक्ट है। यहां से वैसे क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो ईसी वाले स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि अपने कोर सब्जेक्ट में ईडीसी, ईएमएफटी, कम्युनिकेशन और एनालॉग को भी डाल लीजिए, क्योंकि एनालॉग का वेटेज ठीक ठाक रहता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आप चाहे ईसी वाले स्टूडेंट एनालॉग को यहां नहीं करके यहां भी कर सकते हैं। दूसरी बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट की। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जितने भी स्टूडेंट है वो सेंसर्स, जिसको ट्रांसड्यूसर या इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन भी बोलते हैं, मेजरमेंट,
एनालॉग इनके लिए कोर है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, क्योंकि एनालॉग से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल एंड कम्युनिकेशन, ये दो में कोर तो नहीं बोलूंगा इनको, बट ये भी बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ये भी आप इसी के अंदर तैयार कर लीजिएगा। सेंसर, मेजरमेंट, एनालॉग, ऑप्टिकल एंड कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं हम लोग लिस्ट वेटेज वाले। तो डबल ई की अगर बात करूं लिस्ट वेटेज में एनालॉग, जैसे डबल ई के लिए मैंने एनालॉग के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया कि एनालॉग में अगर आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा तो पहले डायोड पढ़ लो, उसके बाद ओपेम पढ़ लो, उसके बाद बीजेटी पढ़ लो, फिर टाइम मिले तो मॉसफेट पढ़ लेना। बट पढ़ के सारा चीज जाना, हो सकता है मॉसफेट की एक छोटी सी कंडीशन पूछ ले, बहुत सारा कई 2-3 साल से एक छोटी छोटी कंडीशन भी आपसे पूछी जा रही है, तो कहीं वो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन मिस नहीं हो जाए, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी, जैसे एनालॉग में हमने डायोड पढ़ लिया, फिर हमने क्या पढ़ लिया, ओपेम पढ़ लिया, फिर बीजेटी पढ़ लिया, फिर एफईटी पढ़ लिया, ठीक है, इस तरीके का सेट कर सकते हैं। मेजरमेंट बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, एक आध क्वेश्चन बहुत आसान वाला आ जाता है। ईएमएफटी ये भी आपको छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं यहां से, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट करके तो जाना है, बट ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है ना। लिस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स कहां करना है हमें, ये देखो यहाँ पे कि अक्टूबर और नवंबर में जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे होंगे तो लिस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट, इनके लिए मशीन नया ऐड हुआ है, बाकी छोटा पार्ट है, जितना इलेक्ट्रिकल के लिए मशीन उतना नहीं है, तो मैंने ही पढ़ाया इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को भी मशीन, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। ईएमएफटी जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के नाम पे वो ईएमएफटी है। और दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है हमारे पास, उन्होंने क्या डिलीवर किया है वो आप पढ़ेंगे 2-4 लेक्चर ना तो ही समझ में आएगा, ठीक है। तो इनका कोई भी डेमो लेक्चर यूट्यूब पे नहीं है, आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, ठीक है। और एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो एक वीक में आपको 2 घंटे देने हैं। अब वो 2 घंटे आप चाहे हफ्ते में 1 दिन दे दीजिए, या फिर आधा घंटा आप हो सकता है हफ्ते में 4 दिन दे दीजिए। तो इंग्लिश तो आपको क्या करना है, डेली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग या इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए इसके बारे में। और एप्टीट्यूड जो है वो आप आधे घंटे की रोज प्रैक्टिस कर लिए, आपके ऊपर है, ये जस्ट फॉर आपको क्या करना है, रिफ्रेशमेंट जैसा लीजिएगा इस एप्टीट्यूड को, ठीक है। तो 2 घंटे पढ़ना है आपको पर वीक। इतना ये मैंने बता दिया आपको इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट के लिए कि बेसिक, कोर और लिस्ट वेटेज क्या होता है और ये कौन कौन से मंथ में आपका फिनिश होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यू, है ना, कि आपके वैसे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपका मैं अभी कॉन्टेक्ट डिटेल भी दूंगा, वहां पे भी भेज सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कर दीजिएगा, तो मैं एक आध वीडियो और बना दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट होगी गेट में अच्छा रैंक लाने के लिए। तो देखिए इसका कोई फिक्स्ड पैमाना नहीं है, इसके लिए मैं बोलूंगा कि इसके लिए आपको सिर्फ जो पढ़ाई, अगर जी सेंटर का एप्लीकेशन से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे की जरूरत है पर डे। कंटिन्यूटी होना चाहिए बट, है ना, 4 से 5 आवर्स पर डे, बट ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं करो आपके 6, 7, 8 घंटे एक दिन पढ़ लिए और 2-3 फिर पढ़ाई गायब हो गई। आपको 4 से 5 घंटे पर डे की पढ़ाई चाहिए बस इससे। और ये कौन सी इफेक्टिव पढ़ाई। अच्छा, मैं जी सेंटर के ऐप का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, देखिए मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट मान लो 50 to 60 आवर्स में कंफर्टेबली फिनिश हो सकता है, उसको 150, 200, 250 घंटे तक पढ़ाते हैं, उसकी नीड नहीं है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एक छोटे बच्चे को मुझे एडिशन सिखाना है, तो मैं उसको एडिशन का एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, उसके बाद मैं 20 से 25 न्यूमेरिकल दे दूंगा उसको, उसके बाद सीख जाएगा वो स्टूडेंट एडिशन। अब अगर मुझे एडिशन से उस 25 क्वेश्चन की बजाय मैं उसको 250 क्वेश्चन दे दूं, तो हाँ उसे अच्छा तो लगेगा, बोले हाँ क्या मजा आ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही होगी, बट अल्टीमेटली वो टाइम का किलिंग हो रहा होगा, क्योंकि वो 250 क्वेश्चंस की उसको वापस रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये है ना कि एडिशन सीखना मतलब ये 250 क्वेश्चन करना है। उसे ये थोड़ी पता था कि 25 क्वेश्चन में भी काम हो जाएगा। और आपका कॉम्पिटिटर मात्र 15 से 20 क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा, उसने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, क्वेश्चन रटने पे फोकस नहीं किया। उसने 5 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीख लिया और 10 क्वेश्चन से उसने प्रैक्टिस कर ली, 15 क्वेश्चन से वो पूरा चीजें सीख गया, एग्जाम में क्वेश्चन भी करके आ जाएगा और आपके दिमाग पे लोड हो जाएगा कि 250 क्वेश्चन हमें रिवाइज करना है, इतना तब हमें एडिशन आएगा। तो आज की तारीख में चल यही रहा है सभी दूर कि आपको कंटेंट के नाम पर नंबर ऑफ आवर्स बहुत भर भर के पढ़ा दिए जाते हैं जिसकी नीड नहीं है।
मैं बोलूँगा नेटवर्क थ्योरी की अगर बात करूँ, जितने उसके लिए जितने वेटेज के लिए जितनी जरूरत है उतना आप एनर्जी लगाए, बाकी एनर्जी दूसरी चीज पे लगाना है ना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट से रैंक आएगा। एक मार्कशीट पे ये नहीं लिखा रहेगा ये मशीन से नंबर आया चलो तुम्हें ज्यादा दे देंगे, ये नेटवर्क से आपने क्वेश्चन कर दिया तो इसका ज्यादा नहीं, अल्टीमेटली वहां तो नंबर लिखा रहता है। अब वो नंबर कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है ये कहीं नहीं मेंशन है आपकी मार्कशीट पे, तो नंबर है ना अल्टीमेटली। तो ये चीज का आप खासा ध्यान रखिए कि किस सब्जेक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है उस नंबर और उतना ही हमें टाइम देना है। इसलिए हमने जी सेंट्रिक पे जब कंटेंट बनाया है ना, आपका जो कंटेंट बनाया है वो बहुत सोच समझ के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के साथ बनाया है, कोई भी वीडियो 30 मिनट से ऊपर नहीं बनाया है। दूसरा, जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट जितनी है नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके हिसाब से, ऐसा नहीं किया कि हर सब्जेक्ट में एक ही लेवल पे क्वेश्चन छाप दिए। मशीन पावर सिस्टम में अगर इलेक्ट्रिकल के लिए ज्यादा है, ईसी के लिए अगर ईएमएफटी में ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं तो वो वहां पे कराए गए हैं। अब ऐसा जनरलाइज नहीं किया है एक सब्जेक्ट को, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टडी आवर्स 4 to 5 आवर्स बहुत होते हैं गेट एग्जामिनेशन में। ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल एग्जाम है, आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे बहुत प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। दूसरा है स्टडी मटेरियल। अगेन स्टडी मटेरियल में आपको, अगर आप जी सेंट्रिक से पढ़ रहे हैं तो वीडियोस है ना, वीडियोस जो भी आपको कराएं, क्योंकि उसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो पूरे 2500 न्यूमेरिकल कराएं वीडियो सीरीज के अंदर ही, उतने 4-5 बार कर लोगे सफिशिएंट है। उसके बाद पीवाईक्यू के लिए भी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज डाल रखी है। तीनों ब्रांचेस के जो पीवाईक्यू है 25 साल के, उनको टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में नंबर ऑफ अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है तो वहां से भी पीवाईक्यू कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियोस प्लस पीवाईक्यू प्लस टेस्ट, बस इससे ज्यादा के स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप जी सेंट्रिक से पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें हैं किसी सब्जेक्ट की, उन सब से क्वेश्चंस लेके मिक्स क्वेश्चंस डाले हैं यहाँ पे। तो वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे सिलेक्शन करके लेके आए हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट वीडियो में जितने क्वेश्चंस कराए वो कर लीजिए, उससे बाहर के मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद की कॉन्फिडेंस किसी पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलर बुक सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उठाइए, पूरे सब्जेक्ट के लिए जरूरत नहीं है। दूसरा चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो सुन रहे होंगे जो जी सेंट्रिक यूजर नहीं भी होंगे, दूसरे इंस्टीट्यूट से होंगे, कहीं से भी होंगे, तो आप क्या करिए, सेल्फ स्टडी वाले भी होंगे, तो आप अपना ये जो भी कहीं से भी मटेरियल पढ़ रहे हैं तो मटेरियल सिर्फ गेट ओरिएंटेड हो, इस वजह से किसी भी कोचिंग के नोट्स जरूर फॉलो करना, क्योंकि बुक्स में आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा, बहुत सारा विस्तृत होगा, तो एक नोट्स को जरूर फॉलो करना। और जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें अगर आपकी एक्सपर्टी है तो उन स्टैंडर्ड किताबों को उस गेट्स के जो भी नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मटेरियल सिलेक्ट करके उनको पढ़ाई करना है, और बस उसके बाद पीवाईक्यू और उसके बाद टेस्ट। बट इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको सारा चीज R&D करना पड़ेगा, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम बचे, है ना। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, बट उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर वगैरह में हैं और आप कर सकते हैं ये सारा चीज तो आप करिएगा बिल्कुल। अगर आप थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या ड्रॉपर है तो फिर आपके लिए नहीं है, आप कोई भी या जी सेंट्रिक ज्वाइन करिए, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने ही बात नहीं कर रहा हूं, बट हमने जो पढ़ाया उसके बारे में बता रहा हूं। और ये जो कंटेंट है बहुत ही डाइजेस्टिव कंटेंट है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आप फील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन के ऊपर आऊंगा क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस वजह से इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। डाउट के लिए क्या कर सकते हैं आप, डाउट के लिए आप जी सेंट्रिक ऐप में जाइएगा, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करके जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स को यूज करिएगा। चैट बॉक्स के अंदर आप जस्ट लाइक व्हाट्सएप अपना ऑडियो फॉर्मेट भी भेज सकते हैं आप डाउट का, या फिर अपना इमेज भेज सकते हैं, अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं, तो डायरेक्टली फैकल्टी रिप्लाई करती है यहाँ पे, ठीक है। तो जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स पे आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड एफएक्यू है। रिवीजन के बारे में आपको बताता हूं क्योंकि ये है अल्टीमेट बैकबोन ऑफ द प्रिपरेशन। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं। कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा, जब सब्जेक्ट चलता है ना, पढ़ा अच्छा लग रहा है, ठंडी हवाओं के झोंके हैं, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठा, वो भी अच्छा लग रहा है, सर ने क्या पढ़ाया, तीसरा सर ने क्या पढ़ाया, चौथा सर ने, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट अगर ये सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले उसके बाद रिवीजन करें, तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपका रिवीजन नहीं होगा, उसके बाद वो दोबारा पढ़ रहे होंगे आप। अगर हम ये सोचे कि सारा सिलेबस कंप्लीट करें फिर रिवीजन करेंगे, तब तक तो आधे सब्जेक्ट भूल चुके रहेंगे, वो वापस रिवीजन नहीं कहलाता, वो वापस से पढ़ाई करना कहलाता है। तो आपको रिवीजन में क्या करना है, देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं रिवीजन में कैसे करना है, फिर भी एक बार बता देता हूं।
सपोज करिए आप पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तब तो कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है ना। जब पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, खत्म करिए। खत्म कर लिया आपने, वीडियो से जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को 3-4 बार आपको लगाना है। पीवाईक्यू लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है, टेस्ट तो बाद में देंगे। पीवाईक्यू लगाने के बाद हमारा वो सब्जेक्ट क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। क्या चीजों का ध्यान रखना है, वीडियो खत्म करें, पीवाईक्यू खत्म करा, टेस्ट को बाद में देंगे, और हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट वाइंड अप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जब दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, सेकंड सब्जेक्ट चल रहा है, तो आपका जो स्टडी टाइम है उस स्टडी टाइम का 80% आपको किसको देना है, सेकंड सब्जेक्ट को देना है, और 20% टाइम आपको जो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको देना है। अब उसको देखिए अब क्या हुआ, और रिवीजन कहां करना है आपको, ये जो आपको ओल्ड ये है ना हमारा न्यू है, ये सेकंड सब्जेक्ट आपका न्यू चल रहा है, ये ओल्ड है जो कर चुके हैं, और इसका हमें रिवीजन करना है। ये रिवीजन जब हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो तभी करना है। ज्यादातर हम जब सो के उठते हैं उस टाइम पे रिवीजन हमारा अच्छा रहता है। तो 20% टाइम कैसे देना है आपको, कि सुबह सपोज करिए आपके स्टडी टाइम 4-5 घंटे में से अगर मैं 20% टाइम निकालूं तो आपने आधा घंटा शुरुआत में, क्योंकि एक सब्जेक्ट आधा घंटा रोज देना है। अब आधे घंटे में मैं मानता हूं कि पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, हर दिन आधा घंटा देना है। तो ये सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं 10 दिन तो चलेगा, कम से कम 10 से 15 दिन चलेगा सेकंड सब्जेक्ट। जब ये सेकंड सब्जेक्ट 10-15 दिन चल रहा है तो उस ड्यूरेशन में 15 दिन में आधा घंटा जो आपने स्लॉट डिवाइड किया है, उस आधे घंटे में उस सब्जेक्ट के 7-8-10 टॉपिक होंगे, उन हर एक दिन एक टॉपिक उठा लो, उसका रिविजन कर लो, हर एक दिन एक टॉपिक उठा लो, उसका रिविजन कर लो। और लगे हाथ अगर यहाँ पे ध्यान भटक रहा है तो 1-2 न्यूमेरिकल भी कर लिया आधे घंटे के अंदर। मतलब ये जो 30 मिनट का एकदम टाइमर लगा के करना, 30 मिनट का, शुरुआत का 30 मिनट लगे, कोई एक ही सब्जेक्ट है, 30 मिनट का जब रिवीजन करो टाइमर लगा के, तन मन धन आपका सब कुछ वही होना चाहिए। फटाफट एक टॉपिक पढ़ा और उसका प्रैक्टिस किया, 1-2 क्वेश्चन इधर से उठा लिए, 1-2 जो लेक्चर में है वो भी कर लिए, और फटाफट वहां पे खत्म कर दिया वो पर्टिकुलर टॉपिक। फिर नेक्स्ट डे फिर पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का एक और दूसरा टॉपिक उठा लिया। तो जब ये सब्जेक्ट चल रहा होगा इसका रिवीजन हो रहा होगा, इसको आप तपा रहे होंगे बहुत, है ना। कोई भी मटेरियल बनता है भट्टी में तपता है ना, तो जब आप ये नया सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, ये आधे घंटे इसके हर एक टॉपिक को आप तपा रहे होंगे, बहुत अच्छे से इसको ग्रिल कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से इसको निहार रहे होंगे, है ना, तराश रहे होंगे इस सब्जेक्ट को। फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपका थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। क्या होगा, थर्ड सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हुआ। इधर अब रिवीजन के लिए क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट तो था ही था, अब ये सेकेंड सब्जेक्ट भी आ गया। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूं, अब आपको 45 मिनट हो सकता है लगे रिवीजन के लिए, या 30 मिनट में भी कर लो। अब इस 45 मिनट में इस फर्स्ट को तो आप ऑलरेडी तपा चुके हो बहुत ज्यादा, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट में ही काम हो जाएगा। इसको अपने को 30 मिनट देना है। अब ये आ गया ना, चलो अब तेरी बारी है, अभी पढ़ लिया, अब इसको अपन रिवीजन सेक्शन में तपाएंगे, जरा हर एक टॉपिक इसका बिल्कुल एकदम देखेंगे कहां पे क्या गड़बड़ है, और ये थर्ड को अपने को चलते देना है। फिर क्या होगा, इधर क्या होगा, देखो जैसे जैसे उधर सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे ना, एक लेवल आएगा जहां पे नए सब्जेक्ट और पुराने सब्जेक्ट बराबर हो जाएंगे, तो आधा टाइम इसको देना है, आधा टाइम इसको देना है रिवीजन को। फिर इधर हो सकता है थोड़ा कम, क्योंकि आपने अगर डे 1 से बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, तो आपके जैसे जैसे पुराने जो सब्जेक्ट होते जाएंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज होते रहेंगे, क्योंकि आप हर दिन रिवाइज कर रहे हो कुछ ना कुछ पार्ट उसका, ठीक है। तो क्योंकि वो ज्यादा शुरू से चल रहे हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम भी रिवाइज कर चुके हो, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर इधर क्या, इधर 40%, इधर 60%, और इधर जब एक या 2 सब्जेक्ट ही बचेंगे तो ज्यादातर टाइम हमें रिवीजन में ही देना है। तो रिवीजन लगभग 30 मिनट से जो स्टार्ट होगा, तो ये आपका जो रिवीजन है तकरीबन 3 आवर्स पे जाएगा आने वाले टाइम में, 3 आवर्स। तो इधर अपना रिवीजन का जो टाइम है वो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे सब्जेक्ट आते जाएंगे। दैट इज द बेस्ट वे जिससे हम रिवाइज कर सकते हैं इफेक्टिवली, और हर दिन हम नया कंटेंट ले भी रहे हैं और पुराना पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है ना कि कंटेंट को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा एग्जाम है, सिलेबस हर कोई, जो भी सिंसियर स्टूडेंट जो भी कोचिंग जाता है वो हर कोई सिलेबस कंप्लीट करके जाता है, बट वो कंटेंट को डाइजेस्ट नहीं करता है। क्योंकि कितना भी हम खाना खा ले, जो डाइजेस्ट हुआ है वही हमारे काम का, बाकी तो यूजलेस है।
तो हम जितना भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, और हमारे जब हम स्टूडेंट में होते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके दो स्टमक होते हैं, एक तो हमारा ओरिजिनल स्टमक और दूसरा यहाँ ब्रेन में आपको डाइजेस्ट करना है। तो 4-5 घंटे जो मैं बता रहा हूं आपको कि 4 से 5 घंटे की जो डेली पढ़ाई है, क्योंकि इसमें इतना इफेक्टिवनेस आप पढ़ाई करेंगे कि बाकी टाइम में कंटेंट को डाइजेस्ट करेंगे आप। बाकी टाइम में कंटेंट को डाइजेस्ट करना है, और डाइजेस्ट कैसे करना है कंटेंट को, वो रिवीजन है। डाइजेशन कैसे होगा? थ्रू रिवीजन। और वो कैसे होना चाहिए? ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है। आप जब सिलेबस कंप्लीट करोगे ना अपना, तो उसके साथ साथ रिवीजन भी खत्म हो जाएगा हाथों हाथ, आपके ऊपर कोई बर्डन ही नहीं रहेगा। सिलेबस खत्म हुआ, रिवीजन भी हाथों हाथ खत्म हो गया। और आधी दुनिया क्या करती है, आधा जो भी आपका 50% जो जनता आपके कंपटीशन में, वो क्या करती है, वो रिवीजन बाद में करेगी, उनके लिए सब्जेक्ट भूल जाओगे। अच्छा, इससे एक और चीज होती जाएगी कि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, दिमाग आपका ट्रेंड हो जाएगा मल्टीपल अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का। इसलिए जब आप 3 घंटे में एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तो एक सब्जेक्ट के बाद जब दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, तो जो दिमाग का स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा रहेगा, इस पर लोड नहीं आया, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ही उस तरीके से हुई है। ठीक है, तो ये है रिवीजन का बेस्ट तरीका, आप इसको फॉलो कर रहिए। बिलीव मी, 1 या 2 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और चलिए फर्दर और भी कोई कांटेक्ट करना हो मुझसे, बाकी सारी चीजें प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। जो बैकबोन था रिवीजन, इसके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया है। और भी कोई आपका क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा ऑफिशियल जी सेंटर का व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल कॉलिंग नंबर है। कॉलिंग में ध्यान रखिएगा, आप ऑफिस टाइम पे ही लगाइएगा, 11 AM to 8 PM। ठीक है, और जी सेंटर ऐप चैटबॉक्स, जो चैटबॉक्स है उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज करिए। ठीक है, उस पर कुछ भी क्वेरी अपना डाल सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाले जितने स्टूडेंट, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, उनको प्लीज बोलिएगा सिविल सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सिविल सेंट्रिक हम लोगों ने एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया है, सिविल के लिए बेस्ट कोर्सेस लाए, एक्सपीरियंस फैकल्टी। CSIT वाले जो स्टूडेंट है, कंप्यूटर सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उन पे कंप्यूटर साइंस के सारे कोर्सेस मिलेंगे। सो एट दिस नोट, ये जो हमारा प्रिपरेशन है, ये इसका मैंने पूरा बता दिया है जितना मुझे लगता है आइडियल बेस्ट प्लान। ये आइडियल इसलिए लगा है क्योंकि जितना सोचेंगे उससे थोड़ा सा कम ही होगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा उससे पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आएगा। और अप्रैल से अभी तक जो भी आपने टाइम गवाया है वो भूल जाइए। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आया बुरा आया हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप जो जीवन जी रहे हैं, वो उस जीवन की कई सारे हजारों लोग कल्पना कर रहे होंगे कितना अच्छा जीवन है। कई जिनको रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, भुखमरी है, बहुत सारा अपने ब्रेड एंड बटर के लिए भटक रहे हैं, उनसे तो आप लाख गुना बहुत अच्छी जगह है। एक मजदूर सुबह शाम तक मेहनत करता है धूप में, आपका क्या काम है? एक सस्ता सा सौदा है, एक टेबल चेयर पे हमें पंखा चालू करके पढ़ाई तो करना है, एक पढ़ाई तो करना है। उसमें भी हमें कई बार स्टूडेंट के फोन आते हैं, सर मन नहीं लगता है, सर ये नहीं होता है, सर वो नहीं होता है। थोड़ा लार्जर एस्पेक्ट में सोचो चीजों को। लाइफ आपको कितनी सिंपल दी है ऊपर वाले ने, 4 हाथ पैर, 2 हाथ 2 पैर दी सोचने के लिए, सरस्वती का आशीर्वाद दिया है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब मेंटल लेवल अच्छा होगा तभी कर रहे हैं ना। तो इतना कुछ दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार होइए। एक्सक्यूजेस मत दीजिए जिंदगी में कभी भी कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करिए। आप जो हमेशा जीवन में ध्यान रखिए, आप जो जीवन जी रहे हैं उसकी कई सारे लोग कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए। तो शुक्रगुजार बनाइए ऊपर वाले का कि हाँ, हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है। और जितने हमारे पास रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूटिलाइज करिए, इस टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइज करिए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एग्जाम होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, सिलेक्शन होगा, रिजेक्शन होगा, चलता रहेगा ये। बट जिंदगी में अगर एक बार मेहनत करना सीख गए ना, इस टाइमर के साथ में, जो मैंने रिवीजन में बताया, इस टाइमर के साथ में अगर आपने पढ़ाई कर ली अपनी, इस टाइमर के साथ में अपना रिवीजन और न्यू सब्जेक्ट का एक अच्छे से जो 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो, एकदम फाइटर की जैसे आपने पढ़ाई करी है, तो डेफिनेटली जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर ले जाओगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर ले जाओगे। तो मेरी सबसे यही विनती है कि जो अप्रैल आ रहा है, अभी तक जो हो गया टाइम वेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अप्रैल से लग जाइए, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपका थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा कुछ चेंजेस होगा ही होगा। मैं इतना तो उम्मीद करता हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो डेफिनेटली फरवरी, क्योंकि देखिए टाइम निकलते देर नहीं लगती है, अभी आ जाएगा, छू करते से फरवरी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।
आप हर दिन को यूटिलाइज करिए, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बातें हैं, जो अंदर एक खुशी होगी ना, हैप्पीनेस होगी, जो डोपामाइन रिलीज होगा कि क्या खुशी हो रही है मेहनत करने में, वो मजा आएगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।